हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेवी साइड। और मैं हूं आपकी मेंटोर भावना। आपको पता है हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर सीरीज़ दे रहे हैं जो कि आपको सीटेट पेपर के अंदर हेल्प करेगी। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं और बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव ये क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हमारा है सोशलाइजेशन एंड सेकंड टॉपिक हमारा है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन दोनों टॉपिक्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ में उसके आंसर्स भी आपको बता दूंगी। आप वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। अगर आपको आंसर्स जानना है और एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। वो बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स। कौन सी स्टेज ऐसी होती है जब बच्चा जो है वो अपने दोस्तों के ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है अडोलेसेंस, अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड। तो आप सभी को पता होगा कि जब हम अडोलेसेंस वाली एज में होते हैं 11 to 18 ईयर्स की एज में होते हैं तो हम लोगों के लिए हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बच्चा उस टाइम पे अपने पीयर ग्रुप का एक बहुत ही एक्टिव मेंबर बन जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अडोलेसेंस इसका हमारा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सोशलाइजेशन का क्या मतलब वहाँ पे निकलता है। सोशलाइजेशन को बेटा हम हिंदी में समाजीकरण भी कहते हैं, यानी कि समाज के बारे में जानना और समाजीकरण एक बच्चे का जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे समाजीकरण या सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ए ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, कि हम हमेशा जो भी हमारे सोशल नॉर्म्स हैं वो फॉलो करते रहें। क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, या हम अपने नॉर्म्स खुद बना लें। सी रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, कि हम बड़ों की इज्जत करें। डी अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, कि हम जो भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट है उसके साथ एडजस्ट करें और उसे अपनाने की कोशिश करें। तो सोशलाइजेशन का एजुकेशन में मतलब ये है कि बेटा हम उसे अडेप्ट करें और एडजस्ट करने की हमारे सोशल एनवायरनमेंट के साथ कोशिश करें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद इन अ नर्सरी क्लासरूम। कौन सी बेस्ट थीम होगी जब हम एक नर्सरी क्लासरूम में पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा सभी बच्चों को कि नर्सरी के बच्चे ऑब्वियसली बहुत छोटे होते हैं और वो बाहर की दुनिया से उनका इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, वो नए नए स्कूल आए होते हैं। तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली उनकी फैमिली होती है और हमें यही चीज़ यहाँ पे ऑप्शंस में देखनी है कि हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। उन्होंने दिया है माई फैमिली, माई बेस्ट फ्रेंड, माई नेबरहुड या माई स्कूल। स्कूल तो वो नया नया आया है, बेस्ट फ्रेंड उस उम्र में बच्चों के नहीं होते हैं, नेबरहुड जितने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। उस टाइम पे बच्चे के लिए अपनी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है, माई फैमिली। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सोशलाइजेशन इज। सोशलाइजेशन क्या होता है। चेंज इन सोशल नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म्स में चेंजेस आते हैं वो। रेपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, एक रेपो जो बनती है बच्चे के बीच में और टीचर के बीच में, उसकी बात यहाँ पे की गई है। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जो दुनिया जो हमारे समाज है वो जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मॉडर्न हो रहा है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, या फिर जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं उन्हें अडेप्ट करना, अपनाना। तो आप हमने ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी देखा था जहाँ पे से थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे से थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। तो आप लोगों को इसका आंसर ऑब्वियसली पता होगा। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। पैसिव एजेंसी, पैसिव का मतलब होता है बेटा जो कि एकदम नकारा है या फिर म्यूट है, एक तरीके से जो एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चे की लाइफ के अंदर। एक्टिव एजेंसी होती है जहाँ पे बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और वो उसके सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में मदद करते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें हेल्थ क्लब दिया है, दूसरा इन्होंने हमें फैमिली दी है, तीसरा इन्होंने हमें इको क्लब दिया है और चौथा पब्लिक लाइब्रेरी दी है। अब ये सारे ऑप्शंस देख के हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ फैमिली ही एक एक्टिव जो है एजेंसी होनी चाहिए सोशलाइजेशन की और बाकी तीनों ही पैसिव हैं।
लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो हेल्थ क्लब और इको क्लब बच्चा कभी कभी जा सकता है, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे छोटे बच्चे यूजुअली नहीं जाते हैं। तो इसलिए हम पब्लिक लाइब्रेरी को एक पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन मानेंगे। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब यहाँ पे बेटा प्राइमरी एजेंट पूछा है, सेकेंडरी एजेंट नहीं पूछा है। प्राइमरी होता है जिसका बच्चे से बिल्कुल जुड़ के लेना देना है, सामने से लेना देना है। सेकेंडरी होता है जिससे कि बच्चा कभी कभी मिलता है लेकिन वो उसे समाजीकरण में मदद करता है। तो प्राइमरी कंप्यूटर इन्होंने हमें ऑप्शन में दिया है, हेरिडिटी दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज दिया है और एक फैमिली दिया है। प्राइमरी यानी कि डायरेक्ट बच्चों से लेना देना है तो वो ऑब्वियसली हमारा कौन सा हो गया, फैमिली हो गया। कंप्यूटर, हेरिडिटी, पॉलिटिकल पार्टीज ये सब हमारे सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हो सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज तो पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन भी हो सकती हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो कि फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है फैमिली प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। फैमिली जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक बच्चे के सोशलाइजेशन के अंदर। अब उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है अ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एन एक्साइटिंग, अ प्राइमरी, अ सेकेंडरी। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बोला है कि बहुत ज़रूरी रोल वो प्ले नहीं करती है, बहुत एक्साइटिंग रोल वो प्ले करती है, एक प्राइमरी रोल वो प्ले करती है या सेकेंडरी रोल वो प्ले करती है। तो यही क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था जब हमसे प्राइमरी एजेंट पूछा था तो वो फैमिली हमने उसका आंसर दिया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि फैमिली सोशलाइजेशन में एक प्राइमरी रोल जो है वो प्ले करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब बेटा यहाँ पे सेकेंडरी पूछा है, फैमिली प्राइमरी थी हमारी, प्राइमरी हमसे नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने हमें दिया है स्कूल एंड नेबरहुड, दूसरा दिया है स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है फैमिली एंड रिलेटिव्स, फोर्थ ऑप्शन कहता है फैमिली एंड नेबरहुड। जिन भी पॉइंट्स के अंदर फैमिली आती है वो हमारे प्राइमरी एजेंट्स हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे सेकेंडरी एजेंट्स नहीं हो सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, स्कूल एंड नेबरहुड। वहाँ पे बच्चा जाता है और वो भी उसके समाजीकरण में, उसके सोशलाइजेशन में मदद करते हैं, बट वो सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं, डायरेक्टली बच्चे को एकदम से इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। मल्टीलिंगुअल का मतलब है बेटा एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सोसाइटी है हमारी इंडियन सोसाइटी जो है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सारी मतलब मल्टीलिंगुअल उसको इन्होंने बोला है। तो हम उसे कैसे समझ सकते हैं, किस तरीके से हम उसे देख सकते हैं। हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की वो जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे पढ़ाने के तरीके में। अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, उसे हम एक रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। स्कूल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अ चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, एक जो चैलेंज जो है वो टीचर को पेश करते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे जब हैं तो टीचर जो है उसकी कैपेसिटी पे बात आ जाती है कि वो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को कैसे मोटिवेट करेगी कि वो सीखें। अ फैक्टर दैट मेक स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर, या फिर ये एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे बच्चे के लिए स्कूल लाइफ जो है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा, बहुत ही एक परेशान कर देने वाला एक्सपीरियंस हो जाता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, मल्टीलिंगुअल जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिया का जो एक फ़ीचर है, इंडियन सोसाइटी का एक फ़ीचर है बहुत अच्छा। ये हमारा एक रिसोर्स है, इसे हम हमेशा एज अ रिसोर्स देखते हैं अपने क्लासरूम के अंदर। जब अलग अलग भाषाएं बच्चों को आती हैं तो हम उन बच्चों से अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं और दूसरे बच्चों को बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं कि इस भाषा में इस चीज़ को ये बोलते हैं या इस भाषा में इस चीज़ को वो बोलते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमेशा हमारा रिसोर्स रहेगा। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर इन्होंने पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, आ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। टीचर्स जो हैं हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो अपने लर्नर्स को यानी कि बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो वो लर्निंग करने में बच्चों को मदद करता है और साथ साथ में किस चीज़ में मदद करता है, इन्होंने हमसे ये पूछा है, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स में मदद करता है कि बच्चे के जो वैल्यूज़ हैं उसको लेके उसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि गलत सही में फ़र्क वो नहीं कर पा रहा, उसमें उसे मदद मिलती है। एग्रेशन में यानी कि गुस्से को कम करने में मदद मिलती है। एनजाइटी अगर बच्चे को हो जाती है तो वो कम करने में मदद मिलती है। या फिर सोशलाइजेशन, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा सोशलाइजेशन है कि बच्चा जो है उसका समाजीकरण होता है, वो दूसरों से बात करना सीखता है और नई चीज़ें दूसरों से सीखता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो है वो कहता है सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड। सोशलाइजेशन जो है वो हमें क्या क्या इंक्लूड करता है? एक तो हम अपना कल्चर जो है वो अपने बच्चों को पास ऑन कर रहे हैं और साथ साथ में डिस्करेजेस रिबेलियन यानी कि जो बच्चे आवाज़ उठाते हैं या खिलाफ जाते हैं वो कम करता है ये। बी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप होने में मदद करता है। फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेबल्स, जो लेबल्स हमने बनाए हैं ऑलरेडी कि ये बच्चा होशियार है, नालायक है, गरीब है, अमीर है, उसमें बच्चों को फिट करने में मदद करता है। प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, या फिर उन्हें इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सोशलाइजेशन बेटा कल्चरल ट्रांसमिशन के साथ साथ बच्चे को इंडिविजुअली ग्रो करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जब बच्चे का समाजीकरण होता है तो इंडिविजुअली वो बहुत सी चीज़ें सीखता है, लर्न करता है और अपनी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल्स ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ। अगर हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो जो हमारे स्कूल हैं उनका एक छुपा हुआ करिकुलम होता है। अब ये छुपा हुआ करिकुलम किस बारे में बात करता है, ये इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा है। ए forcible learning, thinking and behaving in particular ways by imitating peers and teachers। वो बोलते हैं कि ये जो हिडन करिकुलम है वो बात करता है कि ज़बरदस्ती बच्चे जो हैं वो सीखें, सोचें और एक तरीके से बिहेव करें, अपने दोस्तों की और टीचर्स की नकल करें। ठीक है। द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड एंड स्कूल थ्रू इंटरैक्शन एंड मटीरियल। वो बोलते हैं कि इनफॉर्मल सोशल रोल्स जो हैं वो बच्चों को पता लग जाता है कि बड़े होके हमें सोसाइटी में इस तरह के रोल जो हैं वो प्ले करने हैं। और वो किस तरीके से उन्हें पता लगता है, जब वो स्कूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, स्कूल में आते हैं, टीचर्स से इंटरैक्ट करते हैं, बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं और अलग अलग तरीके का मटीरियल वो जो है देखते हैं। सी ऑप्शन हमसे कहता है नेगोशिएटिंग एंड रेजिस्टिंग सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट थ्रू देयर फैमिलीज। नेगोशिएट करते हैं और हम मना करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि बच्चे का समाजीकरण नहीं होना चाहिए उनकी फैमिलीज़ के द्वारा। टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, या फिर हम उन्हें वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स जो हैं वो सिखाते हैं। तो सोशलाइजेशन के कंटेक्स्ट में बेटा जो हिडन करिकुलम हमारा है जो कि कंसिस्ट करता है, वो क्या कंसिस्ट करता है? द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड एंड स्कूल्स थ्रू इंटरैक्शन एंड मटीरियल। वो बोलता है कि ये सोशल रोल्स जो हैं जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को, वो उनको पता लग जाते हैं कि बड़े होकर समाज में हमें इस तरीके का रोल जो है वो प्ले करना है और साथ साथ में वो इंटरैक्शन के द्वारा और मटेरियल के द्वारा वो चीज़ें समझ लेते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, assimilation and accommodation, learning to critique the culture of society, socializing with friends। तो बेटा इसका आंसर जो है उन्होंने पूछा सोशलाइजेशन क्या है, कि हम वैल्यूज़ ले लेते हैं दूसरों से, बिलीव्स ले लेते हैं और उनके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हम ले लेते हैं। असीमिलेशन एंड अकोमोडेशन, असीमिलेशन एंड अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि टीचिंग वाले सारे बच्चों को
पता होना चाहिए। असिमिलेशन होता है जो कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ के बारे में, और अकोमोडेशन होता है जब उसी चीज़ से रिलेटेड मैं कोई नई चीज़ देखती हूँ तो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है, मेरा पुरानी जो मेरी नॉलेज है वो मैं नए एक्सपीरियंस को समझने के लिए यूज़ करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को किसी ने बताया है, एक बच्चे को हम बताते हैं कि बेटा ये जो उड़ती है ये चिड़िया है, तो कल को जब बच्चा कौवा देखता है तो वो अपनी वही वाली नॉलेज यूज़ करता है और कौवे को भी चिड़िया बुलाता है। तो उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज जो थी वो नई नॉलेज को समझने के लिए अकोमोडेट करी। फिर वहाँ पे मम्मा ने उसको बताया कि नहीं बेटा ये चिड़िया नहीं है, ये क्रो है, ये भी उड़ता है लेकिन इसका दूसरा नाम होता है क्योंकि ये दूसरी तरह का बर्ड होता है। तो अब बच्चे ने ये समझा कि ये जो है ये हमारा क्रो है, इसको हम चिड़िया नहीं कहते हैं। तो ये हमारा असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तीसरा, वो कहते हैं कि हम सोसाइटी के कल्चर को क्रिटिक करना सीखते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ हमारा समाजीकरण होता है। तो इसका आंसर जो है बेटा, सोशलाइजेशन जो है वो हमारा प्रोसेस है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ अ कल्चर, कि हम अपने कल्चर के कस्टम्स और नॉर्म्स सीखेंगे। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, हम स्किल्स लेंगे। एक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, हम अपने बड़ों के बिलीव्स और वैल्यूज़ ले लेंगे। या फिर जेनेटिक ट्रांसमिशन। अब जब हम समाजीकरण की बात कर रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक है या हेरिडिटी है उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, जेनेटिक ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट begins to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of the society। डैश जो है वो प्रोसेस है जिससे कि एक ह्यूमन इन्फेंट जो है यानी कि एक बच्चा जो है वो एक नेसेसरी स्किल्स जो है वो एक्वायर कर लेता है, जो कि मुझे एक सोसाइटी में फंक्शनिंग मेंबर के रूप में आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए हैं? मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन और लर्निंग। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा सोशलाइजेशन है कि सोशलाइजेशन के थ्रू ही, समाजीकरण के द्वारा ही मैं वो स्किल्स सीख पाती हूँ जिससे कि मैं एक सोसाइटी में सर्वाइव कर सकती हूँ और बाकी लोगों की तरह सोसाइटी का एक हिस्सा बन सकती हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चों का समाजीकरण किया जाता है। साथ साथ में स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सेंट्रल पोजीशन में होते हैं। स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल का जो रूटीन है वो सेंट्रल पोजीशन में होता है। स्कूल एक्टिविटीज़ ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है वो सेंट्रल पोजीशन में होती है। स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, या फिर टीचर्स जो हैं सेंट्रल पोजीशन में होते हैं। तो स्कूल जो है बेटा वो बच्चों के बिना नहीं चल सकता है, तो बच्चे जो हैं वो हमारा सेंट्रल पोजीशन होता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बेटा। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, कि इनमें से कौन सा जो है बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने में हमें मदद करेगा। ए, टीचिंग द स्टूडेंट्स द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन, बच्चों को ये बताना कि अच्छी एजुकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। बी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू क्वेश्चन एंड टू नर्चर द इनर टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर, कि हम बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि बच्चे जो हैं सवाल पूछें और साथ साथ में बच्चों का जो टैलेंट है हम उसे नर्चर करें यानी कि बढ़ावा दें। सी, एम्फसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फॉर द बिगनिंग ऑफ स्कूल लाइफ, अचीवमेंट गोल्स जो हैं वो हम बच्चों को साफ साफ बता दें कि आपको जो है फर्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखनी है। डी, कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, कि हम बच्चों को अच्छे नंबर पेपरों में लाने के लिए कोचिंग दें उनको। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्रिएटिविटी इन्होंने पूछी है, हम कैसे बच्चों में बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन करने की हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो बच्चे की क्रिएटिविटी जो है वो, बच्चा जितने सवाल पूछता है उतनी ही उसकी क्रिएटिविटी अच्छी हो जाती है और साथ साथ में उसका जो इनर टैलेंट है हम उसे भी धीरे धीरे नर्चर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल। इनमें से हम किसे कंसिडर कर सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एक टीचर की जो कि प्राइमरी लेवल पे उसके पास होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी लेवल के टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में इन्होंने हमसे ये पूछा है। ईगरनेस टू टीच, बहुत जल्दी रहे पढ़ाने की। पेशेंस एंड प्रिजर्वेशन, पेशेंस होना चाहिए टीचर के अंदर। कंपीटेंस इन मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, कंपीटेंस होना चाहिए मेथड ऑफ टीचिंग में और सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कंपीटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, कंपीटेंस होना चाहिए कि वो हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में जो है बच्चे को पढ़ा सके। इसका आंसर जो है बेटा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चे को वो टीचर को मेथड्स ऑफ टीचिंग आने चाहिए और साथ साथ में अपने सब्जेक्ट की जो है वो बिल्कुल थॉरो नॉलेज उसको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनमें से प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो है कौन सा फीचर है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा जो टाइम टेबल है और सीटिंग अरेंजमेंट जो है। बी इंस्ट्रक्शनल बेस्ड सोलली ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, इंस्ट्रक्शंस जो है वो बस हम जो टेक्स्ट बुक है उसके बेसिस पे बच्चों को देंगे। सी एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, कि हमारा एम्फेसिस किस पे रहना चाहिए कि बच्चे के अच्छे नंबर आए पेपरों में। डी फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, कि फ्रीक्वेंटली हम बच्चे का टेस्ट लेते रहें और एग्जाम्स लेते रहें। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है बेटा वो फ्लेक्सिबल होने की बात करता है, यानी कि वहाँ पे हम चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से समय के हिसाब से एडजस्ट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वो कहते हैं द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। एम्फेसिस जो है टीचिंग से लर्निंग पे हम किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ पढ़ाने पे फोकस हमारा ना रहे, बच्चा सीख रहा है इस चीज़ पे हमारा फोकस रहे। वो हम कैसे कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट, की हम एग्जामिनेशन के रिजल्ट पे फोकस करें। अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी जो है कि हम बच्चे को सेंटर मान के उसमें चलते हैं, बच्चे को प्रधान मानते हैं, ऐसी पेडागोजी जो है हम अपनाएं। एनकरेजिंग रोट लर्निंग, हम रट्टाफिकेशन पे फोकस करें। अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, या फ्रंटल टीचिंग की बात करें कि टीचर जो है वही सब कुछ जो है आके क्लासरूम में पढ़ा रहा है। तो अब किस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। जब हम टीचिंग से लर्निंग पे शिफ्ट करते हैं तो टीचर जो है वो फैसिलिटेटर वहाँ पे बन जाता है, एक हेल्पर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी है कि हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय CBSE socialization of children is done in such a way so as to expect them to। अगर हम अब CBSE बोर्ड है उसने जो प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया है तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि सोशलाइजेशन बच्चों की इस तरीके से होनी चाहिए कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें, क्या क्या चीज़ें हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये उन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा है। गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स। बच्चे जो हैं ऐसी सोशल हैबिट्स छोड़ दें जो कि उनका टाइम खाती हैं, फॉर एग्जांपल खेलना है, दोस्तों के साथ घूमना है, वो सब, और इस चीज़ पे उनका फोकस रहे कि उन्हें कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स, की वो ग्रुप वर्क का बहुत अच्छा हिस्सा बने और साथ साथ में सोशल स्किल्स जो हैं वो भी सीखें। सी प्रिपेयर देमसेल्व्स टू कन्फ्रंट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। हम उन्हें इस तरीके से बनाएं कि बच्चा जो है वो सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें बिना कुछ सवाल करे चुपचाप जैसे हम बोल रहे हैं वैसे मान ले। डी एक्सेप्ट वॉट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। उन्हें वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है जो भी स्कूल उन्हें दे रहा है, ये ध्यान नहीं रखना है कि उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है। तो इसका आंसर जो है बेटा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है मैंने आपको बताया था वो बात करता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की, बच्चे को सेंटर में रखने की, फ्लेक्सिबल होने की। तो जो CBSE ने इसको इम्प्लीमेंट किया था तो वहाँ पे सोशलाइजेशन, जब हम बच्चों के समाजीकरण की बात करते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहें ग्रुप वर्क के अंदर और साथ साथ में सोशल स्किल्स जो हैं वो भी साथ साथ में सीखते रहें। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डुई। अब जॉन डुई के हिसाब से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। देयर शुड नॉट बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन अ क्लासरूम, की स्वतंत्रता के लिए हमारे क्लासरूम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सही इन्होंने पूछा है बेटा, गलत इन्होंने नहीं पूछा है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से हमें पढ़ना है। स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्फ, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही हैं, समाज में जो भी दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो बच्चे खुद सॉल्व करें। सी, क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, रैदर इट इज़ टू बी कल्टिवेटेड। क्यूरियोसिटी जो है वो बच्चों के अंदर नहीं होती है बल्कि हमें वो लानी पड़ती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा कहता है स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हर्ड इन द क्लासरूम, बच्चों को हमें ऑब्जर्व करना है, उनकी बात नहीं सुननी है क्लासरूम के अंदर। तो जॉन डुई जो थे बेटा वो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कहलाते हैं और इन्होंने ही इसकी बात करी है। साथ साथ में ये जो है समाजीकरण की भी बात करते हैं, तो इनके हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है कि बच्चे जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेंगे तभी वो सीखेंगे। तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, कहता है टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन। टीचर्स जो हैं अगर वो चाहते हैं बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें, यानी कि अपना ज्ञान जो है बच्चे खुद ही अपने आप बनाएं, तो उसको किस चीज़ पे फोकस करना होगा। मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइजेज एवरीथिंग, टीचर को ये ध्यान देना है कि बच्चा हर चीज़ के रट्टे मार ले। बी, स्कोर्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर, इस चीज़ पर टीचर को ध्यान देना है कि बच्चे के नंबर किस तरीके के आ रहे हैं। सी, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे को हमें इन्वॉल्व करना है कि वो एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे। डी, मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द लर्नर, जो भी कॉन्सेप्ट बच्चा करता है वो हर कॉन्सेप्ट को मास्टर कर ले। तो यहाँ पे जो है बेटा हमारा जब हम एज अ हेल्पर बच्चे के साथ होते हैं, हम चाहते हैं बच्चा अपने आप सीखे सारी चीज़ें, तो हमें एज अ टीचर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा हर एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इन्वॉल्व द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग, बच्चों के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो अपनी नॉलेज खुद बना सकें और साथ साथ में मतलब भी उसका निकाल सकें। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ अ टीचर इज़ दैट ऑफ अ कम्युनिकेटर एंड, इस केस में टीचर का रोल जो है वो क्या हो जाता है, एक तो वो कम्युनिकेटर है यानी कि बच्चों के साथ बातचीत करके उन्हें मदद करने की कोशिश करती है, और साथ साथ में क्या बन जाती है, लेक्चरर बन जाती है, फैसिलिटेटर बन जाती है, डायरेक्टर बन जाती है या नेगोशिएटर बन जाती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर जो है वो एज अ हेल्पर बच्चों के साथ होती है, एज अ सेंटर नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है कि फैसिलिटेटर जो है टीचर यहाँ पे बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स अ चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, लर्निंग इन रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है बेटा वो किस चीज़ की बात करता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है कि बच्चा जो है वो खुद करके सीखे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा कहता है कि बच्चा एक कोने में बैठा रहे। बी ऑप्शन कहता है कि वो एक छोटे से रिस्ट्रिक्टेड से एनवायरनमेंट में ही सीखता रहे। थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को कराएं जिसमें खेल का कोई लेना देना ना हो। फोर्थ ऑप्शन हमारा कहता है कि बच्चे जो हैं वो खुद करके सीखें, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हम बच्चों के लिए लाएं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स इन्वॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का क्या मतलब होता है। गिविंग मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, कि हम बच्चों को मोरल एजुकेशन दे रहे हैं। आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, बच्चों को ये बोलना कि आप टीचर को फॉलो करो और उसकी नकल करो। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशंस,
हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि बच्चे की आवाज़ जो है वो हमारी क्लास में सबसे ऊपर होनी चाहिए और बच्चा जो है वो एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, कि हम बच्चों को बिल्कुल ही फ्री छोड़ दें और उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी जो है बेटा वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है, ये मैंने आपको बार बार बोला है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चों की आवाज़ें जो हैं वो हमारे क्लासरूम का सेंटर रहना चाहिए और बच्चे जो हैं वो एक्टिवली हमारे सारे एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के बारे में बात करती है। ए, अ क्लास इन विच द टीचर डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज द नोट्स। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के बारे में बात करती है। सबसे पहले वो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, अ क्लास इन विच द टीचर डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज द नोट्स। एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे टीचर जो है वो डिक्टेट करती रहती है और बच्चों को हम बोलते हैं कि आप रट्टे मार लीजिए नोट्स के। सॉरी। ऑप्शन नंबर बी, अ क्लास इन विच द टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली रिसोर्स द टीचर रेफर्स टू। एक ऐसी क्लास जहाँ पे टीचर जो है वो सिर्फ एक किताब से ही पढ़ाती है और कोई तरीका या और कोई रिसोर्स वो यूज़ नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी, अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और टीचर जो है बारी बारी से सारे बच्चों की मदद करने जाती है। ऑप्शन नंबर डी, अ क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्न्ड बाय द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स द टीचर वुड गिव देम। एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों के बिहेवियर के बेसिस पे उन्हें कभी इनाम देती है और कभी उन्हें पनिश करती है। तो बेटा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जो है वो ऑब्वियसली ग्रुप वर्क के बारे में बात करता है और टीचर को फैसिलिटेटर बताता है। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे बच्चे ग्रुप्स में बैठते हैं और टीचर बारी बारी से हर ग्रुप पे जाती है और उनकी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप जो है वो टीचर जो है वहाँ पे लर्निंग बच्चों की होने में करने में मदद करती है। किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। एनवायरनमेंट किस तरीके का होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए इंक्लूजन को, यानी कि हम सारे बच्चों को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। एनकरेज करना चाहिए रेपिटेशन को, कि हम रेपिटेशन जो है बच्चे बार बार रिपीट करते हैं, या फिर डिस्कवरी को प्रमोट करना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है बेटा, कि हम डिस्कवरी जो है उसको प्रमोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशंस, म्यूजिक एंड डांस शोज ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मेंट टू। साइंस या आर्ट एग्जीबिशंस जो होते हैं स्कूल के अंदर, या डांस शोज वगैरह होते हैं, या स्कूल मैगजीन्स जो स्कूल वाले छपवाते हैं, वो किस लिए किए जाते हैं। ए, एस्टैब्लिश अ नेम फॉर द स्कूल, कि हम स्कूल का नाम जो है वो बनाना चाहते हैं। बी, सेटिस्फाई द पेरेंट्स, हम पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। सी, प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर, हम बच्चों को एक ऐसा चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके, वो दिखा सके कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। डी, ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशंस, या फिर हम बच्चों को अलग अलग प्रोफेशंस के लिए जो है ट्रेन कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी शोज़ होते हैं या स्कूल मैगजीन्स होती हैं, ये सारे बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए जो स्कूल है वो करता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 30 जो है बेटा वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि बेसिस है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। ए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बी, चाइल्ड राइट्स, सी, द राइट टू एजुकेशन, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है बेटा वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि हर बच्चे की अपनी खासियत है, अपनी ज़रूरतें हैं और अपनी कमियां हैं, तो हमें उस हिसाब से बच्चों पे ध्यान देना है और हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ के हमें अपनी क्लासरूम में जाना है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कहता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। अब ये जो थिंकर वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और हमारे जो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर हैं वो हमारे जॉन डुई कहलाते हैं। तो इसका आंसर हमारा जॉन डुई होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है द वर्ड कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 मीन्स। ये जो कंपल्सरी शब्द फ्री राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट RTE के अंदर ये जो कंपल्सरी वर्ड लगाया गया है उसका क्या मतलब है, इन्होंने हमसे ये पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए कहता है पेरेंट्स आर कंपल्सरी फोर्स्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल टू अवॉइड प्यूनिटिव एक्शन। पेरेंट्स को ज़बरदस्ती अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके उनके खिलाफ जो है सरकार कोई भी एक्शन ले सकती है। बी कंपल्सरी एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कॉन्टीन्यूस टेस्टिंग, कि हम बच्चों को कॉन्टीन्यूसली पढ़ाते रहेंगे और साथ साथ में रेगुलर उनके टेस्ट लेते रहेंगे। सी सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंश्योर एडमिशन अटेंडेंस कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी कि सब बच्चे एडमिशन लें, उनकी अटेंडेंस हो और साथ साथ में सब बच्चे जो हैं एटलीस्ट 8th क्लास तक पढ़े लिखे हों। ऑप्शन नंबर डी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल मेक श्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ध्यान देंगी कि सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लें, उनकी अटेंडेंस हो और साथ साथ में उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी हो। तो राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट जो है बेटा वो हमारा बात करता है कि सारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स जो है यानी कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने लेवल पे स्टेट के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, छोटे छोटे विलेजेस के लेवल पे भी ये चीज़ ध्यान देंगी कि सब बच्चे जो हैं वो स्कूल में एडमिशन ले आए और साथ साथ में अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। ए यूजिंग अ वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, के अलग अलग ग्रुप हम बनाएं ताकि हम बच्चों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से काम करवा सकें। बी डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, कि हम हर बच्चे के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। सी डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एक्टिविटीज़, कि हम अनडिसिप्लिन्ड या फिर डिसऑर्डरली कोई ऑर्डर नहीं है इस तरीके की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। या डी यूजिंग ग्रुप्स दैट नेवर चेंज, हम ऐसे ग्रुप्स जो हैं यूज़ कर रहे हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है बेटा इसका आंसर जो है हमारा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा, कि हम अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो यूज़ करें, बनाएं ताकि हम बच्चों की नीड्स के हिसाब से जो है उनको सारी चीज़ें दे पाएँ, प्रोवाइड कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हम कौन सी स्टेटमेंट के साथ जो हैं वो जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है टीचर्स आर ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी, टीचर जो हैं वही इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट करते हैं और साथ साथ में अथॉरिटी उनके पास होती है यानी कि पावर उनके पास होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा कहता है नॉलेज इज गैदर्ड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन, नॉलेज जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से अब बच्चों के पास आती है और जब वो दूसरों के साथ मिल के पढ़ते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तब उनके पास आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा कहता है लर्निंग प्रोसीड्स इन अ स्ट्रेट वे विद द फैक्चुअल गैदरिंग एंड स्किल्स मास्टरी, लर्निंग जो है वो एक सीधी लाइन में चलती है जहाँ पे हम फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और स्किल्स पे मास्टरी हासिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी एग्जामिनेशन इज नॉर्म रेफर्ड नीड एंड एक्सटर्नल, एग्जामिनेशन जो है वो एक तो नॉर्म है, हमारा ज़रूरत है और साथ साथ में एक्सटर्नल भी होने चाहिए। इसका आंसर जो है बेटा प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, मैं बहुत देर से आप लोगों को बता रही हूँ कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि नॉलेज जो है वो जनरेट बच्चा अपने आप करता है, अपने आप अपनी नॉलेज जो है वो बनाता है अपने एक्सपीरियंसेस से और दूसरों के साथ जुड़ के। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कौन सा मेथड जो है वो हमारा बिल्कुल अच्छा रहेगा अगर हमें बच्चों की प्रोग्रेस देखनी है, ऐसे बच्चों की जिनको कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो फेस करते हैं। ए केस स्टडी, बी एनसीडोटल रिकॉर्ड्स,
सी बिहेवियर रेटिंग स्केल या फिर स्ट्रक्चरल बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। कि जिस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, हम उनका जब बिहेवियर प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा जो है उसको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हम उसके हिसाब से उसे हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कहता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो पूछता है कि क्या है, रीअफर्म्स द बिलीव्स दैट द टीचर हैज़ टू बी फर्म इन हर अप्रोच। इन टुडेज वर्ल्ड चिल्ड्रन कैन नॉट बी टॉट विदाउट यूजिंग पनिशमेंट। ये कहता है कि टीचर जो है उसको अपनी अप्रोच में एकदम सही होना चाहिए और बच्चे जो है वो बिना पनिशमेंट के नहीं सीखेंगे। बी ले स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जो है देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें, और साथ साथ में क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकिंग होता है बेटा कि किसी चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो हम दोनों ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मूवी का क्रिटिक पढ़ते हैं तो हम उसमें उसकी खासियत के साथ साथ उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी पता लगते हैं, तो वो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा कहता है इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। कि हम बच्चों को कंडीशन कर दें कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम उन्हें चॉकलेट्स प्रोवाइड करेंगे या उन्हें अच्छे ग्रेड्स देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक सिंस दे आर द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। कि वो किताबों के आसपास घूमता रहता है क्योंकि वही हमारे पास एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर और साथ साथ में क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जो है वो फोकस करता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के साथ हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बिलीफ इन द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। हम हर बच्चे की कैपेसिटी में या उसके पोटेंशियल पे बिलीव करते हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हमने बना ली है और एक असेसमेंट हम उन बच्चों का करते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स। कि बाहर से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और कुछ यूनिफॉर्म हमने एक ही लाइन में हमने पैरामीटर्स डिसाइड कर लिए हैं जिस पे हम बच्चों को जज करने वाले हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग। तो इसका आंसर जो है बेटा चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो ऑब्वियसली बच्चे की कैपेसिटी में और उसके पोटेंशियल में बिलीव करने की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। आज की वीडियो में हमने इन दो टॉपिक्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।